नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं प्रताप मेलकानी और आज के इस वीडियो में हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले दो पार्ट मैं बना चुका हूं, जिनमें मैंने लास्ट ईयर सीबीएसई 2020 में जितने भी आपके एमसीक्यूज आए वो दो पार्ट में कवर करा दिए हैं। उन एक में 20 क्वेश्चन है आपके और जो सेकंड पार्ट है उसमें 25 एमसीक्यूज है, केवल एमसीक्यूज जिसमें आपके ऑप्शन होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, असर्शन एंड रीजन और मैच द फॉलोइंग की, जो लास्ट ईयर पूछे गए थे। तो देखिए प्लीज इस बात पे कंफ्यूज मत होना कि यार इतने सारे क्वेश्चन कैसे हो गए, क्योंकि पेपर तो मतलब हमें लगता है ना कि पेपर तो तीन ही सेट आते हैं, दिल्ली, ऑल इंडिया, फॉरेन। देखिए ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर सीबीएसई के टोटल 5 सेट्स आए थे जिनमें कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चंस थे और उन 5 सेट्स के भी सबसेट्स थे। जैसे फर्स्ट सेट होगा तो उसके 3 सबसेट्स थे जिनमें थोड़ा बहुत चेंज था। तो इस तरह से समझिए इस चीज को कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन मैं कहीं और से ला रहा हूँ, ये बिल्कुल सीबीएसई ने लास्ट ईयर पूछे थे। और मैं इसलिए इनको बना रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये समझो कि सीबीएसई किस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देते हैं। और एक और चीज मैं कहूंगा, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि नव्या मैम वाली सीरीज नहीं देखी तो प्लीज जाके उसे देख लो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मोस्टली जो क्वेश्चंस आप लोग देखोगे 90 to 95% वहीं से हैं, क्योंकि देखिए चैप्टर के बीच से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने सब कवर कर रखे हैं, तो आप उनको जाके देखिए। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, अब हम आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, बुद्धास फॉस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी वाज द फर्स्ट वुमन टू बी ऑर्डेन्ड एज अ। तो इस क्वेश्चन का मतलब सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए फॉस्टर मदर एक वो मदर होती है जो बच्चे की बायोलॉजिकल मदर नहीं होती है। मतलब एक ऐसी माँ जो बच्चे की देखभाल करे, उसे पाल पोस के बड़ा करे। लाइक कृष्ण के केस में आप लोगों ने देखा होगा कि देवकी जी ने उन्हें जन्म दिया था, पर उनकी जो देखभाल थी, उन्हें पाल पोस के बड़ा किया था यशोदा जी ने। तो इस क्वेश्चन में यही है कि जो बुद्धा की फॉस्टर मदर थी, एक तरह से आप कह सकते हो बायोलॉजिकल मदर जो नहीं थी, उनकी देखभाल की थी उन्होंने। महाप्रजापति गौतमी उनका नाम था। वो फर्स्ट वुमेन थी जिन्हें अपॉइंट किया गया। ऑर्डेन का मतलब अपॉइंट होता है एज अ, तो आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक करना है। तो देखिए एज शी वाज अपॉइंटेड या फिर ऑर्डेन कह सकते हो एज अ भिक्कुनी। तो भिक्कुनी की बात करूं तो एक मतलब जैसे भिक्कूज का ट्रेंड चला आ रहा था बुद्धिज्म में, जिसमें क्या था कि आप लोगों को एक तरह से भीख में जो भी मिले आप लोगों को उससे अपना गुजारा करना पड़ता था। वैसे ही जो बुद्धा के बहुत अच्छे डिसाइपल थे, मतलब जो बहुत क्लोज थे उनके, आनंद उनका नाम था, तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप विमेन को भी ये राइट दीजिए कि मतलब विमेन भी हमारे उसमें शामिल हो सके। तो उन्होंने बुद्धा को मना लिया था। तो उसी के बाद जो विमेन को शामिल किया जाने लगा, वो भिक्कुनीज में भी उन्हें शामिल करने लगे। और जो पहली भिक्कुनी महिला थी बुद्धिज्म में, वो थी आपकी महाप्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुद्धा's teachings have been reconstructed from stories found mainly in dash one of the text of त्रिपिटक। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने बताया था त्रिपिटक बुद्धिज्म में 3 बास्केट्स या फिर आप 3 ग्रंथ कह सकते हो, जिसमें सबसे पहला आपका विनय पिटक, फिर सुत्त पिटक और तीसरा है आपका अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में आपका फिलोसफिकल मैटर्स ये सब चीजें आती हैं। और जो आपका सुत्त पिटक होता है उसमें आपकी बुद्धा की टीचिंग्स हमें मिलती हैं, जो कि इसका आंसर भी है। और विनय पिटक की मैं बात करता हूँ, उसमें जो बुद्धिज्म में एक तरह से मोनास्ट्रीज होती थी और जो संघ था उसमें शामिल होने के बाद जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने होते थे, वो सब चीजें थी। तो इसका आंसर देख लेते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये है सुत्त पिटक और ये आप लोगों को 91 पेज में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नलईरा दिव्य प्रबंधम वॉज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज। तो देखिए ये आपका चैप्टर से भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन से है। बहुत इजी क्वेश्चन है। नलईरा दिव्य प्रबंधम जिसे डिस्क्राइब किया जाता था तमिल वेद। जैसे नॉर्थ में आप लोगों का बात करता हूं मैं, 4 वेद होते थे, बट इसे 5th वेद माना जाता था साउथ में। मतलब साउथ इंडियंस कहते थे कि 4 वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये वेद तो हैं, पर उसके साथ जो हमारा तमिल वेद है वो है आपका नलईरा दिव्य प्रबंधन। और मैं कहूंगा इसका नाम प्लीज लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडल अ वुमेन अलवर कंसिडर्ड हरसेल्फ एज द बिलवेड ऑफ। तो देखिए इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए आपसे, मतलब वैष्णविज्म और शैविज्म के इस तरह से फॉलोअर्स का पूछा जा सकता है। जैसे अंडल की मैं बात करूं, ये विमेन अलवर थी। तो अब अलवर किसकी पूजा करते हैं और जो हमारे नयनार्स होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं, उसका एक सिंपल फॉर्मूला है। आपको 4 अल्फाबेट्स लर्न कर लेने, वी ए और फिर एन फिर एस। तो आप लोग देख सकते हो विष्णु, वी से विष्णु, ये अलवर विष्णु की पूजा करते हैं, मतलब वी ए तो अलवर विष्णु की पूजा करते हैं। और एन एस का मतलब शिव नैनार्स, मतलब जो नैनार्स होते हैं वो शिव की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर अंडल की बात हो रही है, तो ये अपने आप को बिलवेड समझती थी
विष्णु का, क्योंकि देखिए अलवर की यहाँ पर बात की गई, जैसा मैंने बताया अलवर VA मतलब विष्णु के जो फॉलोअर्स उन्हें अलवर्स कहते हैं, और जो नयनार्स हैं वो शिव की पूजा करते हैं। तो ये एक लवर थी, एक बहुत ज्यादा फॉलो करती थी विष्णु को। क्वेश्चन नंबर 5, अ विमेन कराइक्कल अमैयर वाज अ डिवोटी ऑफ। तो देखिए अब यहाँ पर बात आ गई कराइक्कल अमैयर की। तो ये मैं एक बात बताऊं तो मेरे साइड में यही क्वेश्चन था, तो इसलिए बता देता हूँ उसका सही आंसर ये है शिव। तो जैसा ही मैंने आप लोगों को बताया था VANS, क्योंकि ये शिव की फॉलोवर हैं, तो ये नयनार हैं। अगर आप लोगों से एग्जाम में घुमा के भी पूछे कि कराइक्कल अमैयार मतलब यहाँ पर, तो आप लोगों को डायरेक्ट पूछ दिया लास्ट ईयर कि वो किसकी डिवोटी है, वो शिव की डिवोटी है। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि वो क्या नयनार है या अलवार है, तो वो नयनार है, क्योंकि देखिए वो शिव की पूजा करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिटीज वाज द डेवलपमेंट ऑफ। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है अर्बन सेंटर्स। तो यहाँ पर आपका अर्बन सेंटर्स आएगा, आप पेज 5 खोल के देख भी सकते हैं, टॉप पर ही दिया हुआ है मोहनजोदाड़ो प्लांट अर्बन सेंटर में। आपकी जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसी में आप लोगों को दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका अर्बन सेंटर्स आएगा, या फिर आप कोई भी दूसरा अर्बन फीचर लिख सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हो कि प्लांट सिटीज, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट सिटीज या डेवलपमेंट ऑफ ड्रेनेज, ये सब चीजें आप लिख सकते हो। बट प्लीज आप, अगर आपको आता है अर्बन सेंटर्स है, प्लीज इसको ही लिखिएगा, क्योंकि देखिए स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक आंसर्स का अर्बन सेंटर्स, या अपनी बुक में भी देख सकते हो जहां पर ये लाइन है डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स ही लिखा हुआ है। अर्बन फीचर आप लिख सकते हो अगर आप लोगों को नहीं आए, पर अगर यार आता है आप लोगों को कि अर्बन सेंटर्स होगा, तो प्लीज मतलब प्लांट सिटीज में मत जाइएगा। इन शॉर्ट आप लोग अर्बन सेंटर्स ही लिखिएगा। Question number 7. According to popular belief in Buddhism, a woman whose touch caused trees to flower and bear fruit was called. तो यहाँ पर आपको एक बुद्धिज्म में एक बिलीफ है, ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि एक विमेन है, एक महिला है, जिसके पेड़ों को छूने से उनमें फूल लगते हैं और उनमें फल आ जाते हैं। तो उस महिला का आप लोगों को यहाँ पर नाम बताना है। तो देखिए इनका नाम है शलभंजिका। पेज 101 में आप लोगों को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन एंड एपिग्राफिक एविडेंस डैश एंड डैश फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर इन 1336। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों का, एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन था कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी। तो ये दो लोग हैं, हरिहार एंड बुक्का, इन दोनों के नाम लर्न कर लीजिएगा और 1336 भी लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है वर्सेस ऑफ कबीर। वर्सेस का मतलब होता है हिंदी में छंद, हम इसे बोलते हैं, पोएट्री समझ सकते हो। तो कबीर की जो पोएट्री थी या छंद थे, दे आर कंपाइल्ड इन द कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली एंड डैश। तो तीन बुक्स हैं, तीन ग्रंथ हैं जिनमें इनकी कंपाइल की गई है। सबसे पहला कबीर बीजक है, दूसरा कबीर ग्रंथावली है, और तीसरे का आप लोगों को नाम बताना है फिल इन द ब्लैंक में। तो देखिए ये तीसरी ग्रंथ है आपका, या कह लीजिए बुक है, आदि ग्रंथ साहिब। तो जो कबीर के वर्सेस है, जो उनकी पोएम्स है, उनका जो लिखा है उन्होंने, वो सब आपके तीन ग्रंथों में मेनली कंपाइल्ड है। उन सब में इनको लिखा गया, उनमें इंक्लूड किया गया है। वो है सबसे पहला कबीर बीजक, दूसरा कबीर ग्रंथावली, और तीसरा आदि ग्रंथ साहिब। तो अब हम आते हैं असर्शन एंड रीजन पे। फिल इन द ब्लैंक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन का। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया था असर्शन एंड रीजन, तो इसमें आप लोगों को एक स्टेटमेंट दी गई होगी जिसे आप असर्शन कह सकते हो, और दूसरा उसका रीजन दिया होगा। एक स्टेटमेंट होगी और उसका रीजन होगा। फिर आप लोगों को सिंपली ऑप्शंस में देखना होगा कि आप क्या, ये जो आपका स्टेटमेंट है वो सही है, या उसका जो रीजन है वो दोनों सही है, और क्या जो आर है मतलब जो उसका रीजन है वो क्या बिल्कुल सही तरह से स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है। तो सिंपली ये चीज है, जैसे इसमें स्टेटमेंट दी हुई है कि बर्नियर वाज अ फर्म बिलीवर इन द वर्च्यूज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब कहने का ये है कि जो बर्नियर थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत मानते थे कि बहुत बेनिफिशियल है, बहुत अच्छी चीज है। और उन्होंने जो क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड थी, मुगल एम्पायर मतलब जो राजा पूरे कंट्रोल करता था लैंड को, ऐसा उनका मानना था। और उन्होंने ये सोचा कि जो ये राजा की ओनरशिप है, इससे जो राज्य है और जो लोग हैं उन दोनों को नुकसान हो रहा है। और उसका रीजन ये लिखा है कि जो लैंडलॉर्ड्स थे, जिनकी जमींदार थे ये सब लोग, ये अपने बच्चों को अपनी लैंड पास नहीं कर सकते थे। मतलब उनकी लैंड जो थी लैंडलॉर्ड्स की, वो उन्हें इनहेरिट नहीं कर सकते थे उनके बच्चे। सो दे वर एवर्स। एवर्स का मतलब ये हो गया कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे इन द एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन, की उसमें मान लीजिए कोई प्लॉट है तो उसमें वो लोग फर्टिलाइजर्स ऐसे जो इनपुट्स थे वो नहीं लगाते थे, क्योंकि वो लैंड उनके बच्चों को नहीं मिलनी थी। तो इन आप लोगों का असर्शन और रीजन स्टेटमेंट आप लोगों ने देख ली। फिर ऑप्शंस पे आते हैं। तो क्या ए और आर स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही हैं, और क्या आर करेक्टली एक्सप्लेन करता है आपका ए को। तो देखिए इसके करेक्ट आंसर की बात करूं तो जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आप लोग पेज 130 में से देख सकते हो, आप लोगों को समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है असर्शन। आप लोगों को दिया हुआ है कि जो कांग्रेस पार्टी थी, जब उन्हें एक तरह से अपनी इच्छा के विरुद्ध जाके पार्टीशन को एक्सेप्ट करना पड़ा, कि मतलब पार्टीशन
होगा ही, अब उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा, मतलब वो चाहते ही नहीं थे बट उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा। पर फिर भी उन्होंने कभी भी टू नेशन थ्योरी एक्सेप्ट नहीं करी। उन्होंने पार्टीशन जरूर कहा कि चलो मतलब एक ही कंट्री में आप लोग ये इस तरह से इतने एरिया में मुस्लिम्स रहेंगे और एक उसमें मतलब जो भी दूसरी कम्युनिटीज हैं वो, पर उन्होंने कभी भी टू नेशन थ्योरी एक्सेप्ट नहीं की गई। तो दूसरा रीजन आप लोगों को दिया हुआ है कि इंडिया इज ए लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स एंड रेसेस मस्ट रिमेन सो। तो क्योंकि इंडिया एक तरह से बहुत सारे रिलीजन और रेसेस का एक देश था जिसको इसी तरह से इंटीग्रेटेड रहना था। तो आप लोगों को बताना है कि क्या ए ट्रू है, मतलब असर्शन ट्रू है पर रीजन उसका सही नहीं है, या फिर ए गलत है पर रीजन उसका सही है, या फिर बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। एंड जो आपका रीजन है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। मतलब कांग्रेस को जब अपनी इच्छा के विरुद्ध जाके पार्टीशन एक्सेप्ट करना पड़ा, पर उन्होंने कभी भी टू नेशन थ्योरी इसलिए एक्सेप्ट नहीं की क्योंकि उनका ये मानना था कि इंडिया एक बहुत सारे धर्मों और जातियों की एक ऐसी लैंड है जिसे हमें कभी भी एक तरह से हटाना नहीं है, मतलब उसे पार्टीशन नहीं करना है इस तरह से कि अलग अलग नेशंस बन जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन। तो देखिए असर्शन है कि लॉर्ड डलहौसी कंसिडर्ड द किंगडम ऑफ अवध एज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू अवर माउथ वन डे, जो कि मेरे हिसाब से सही है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा रिबेल्स एंड राज वाले चैप्टर में, जब ये आता है अवध की बात तो उसमें ये बिल्कुल स्टेटमेंट दी गई है कि लॉर्ड डलहौसी ने कहा कि अवध एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में जरूर आ जाएगी, मतलब हमारे कंट्रोल में आ जाएगी कहने का मतलब। अब इसका रीजन है कि सॉइल ऑफ अवध वाज गुड फॉर प्रोड्यूसिंग इंडिगो एंड कॉटन। तो क्या जो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि एक चेरी जो हमारे कंट्रोल में एक दिन आ जाएगी, वो इसलिए कहा था क्योंकि जो अवध की सॉइल थी वो बहुत अच्छी थी और इंडिगो एंड कॉटन उस पर बहुत अच्छे से प्रोड्यूस हो सकता था। अब आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं कि ए असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हो बट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक और चीज कहूंगा कि देखिए प्लीज ये मत समझिएगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब हर आंसर में वही चीज है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मैंने क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, सीबीएसई ने ही लास्ट ईयर दिए हुए थे, आप जाके चेक कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बनाए हुए, जो आंसर आप देख रहे हो उसकी सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन। स्टेटमेंट असर्शन आप लोगों को दी हुई है कि ब्रिटिश बिल्ट इंपीरियल यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल बिल्डिंग्स इन बॉम्बे। रीजन है कि फैमिलियर लैंडस्केप इन एन एलियन कंट्री। देखिए एक्सप्लेन करता हूं मैं। स्टेटमेंट आप लोगों को दी गई है कि ब्रिटिशर्स ने जब हमारी कंट्री में आए तो उन्होंने यहाँ की जो बिल्डिंग्स थी उन्हें एक तरह से यूरोपियन, मतलब जो इनके इंग्लैंड ब्रिटेन में जो बिल्डिंग्स होती थी उन्हीं का स्टाइल दिया। उसका रीजन है कि ताकि उन्हें एक फैमिलियर लैंडस्केप मिल सके कि मान लीजिए ब्रिटेन से वो आए हैं, ब्रिटेन में की जो बिल्डिंग्स हैं आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो बॉम्बे की बिल्डिंग्स में उन्होंने उसे इंक्लूड किया, मतलब बॉम्बे की बिल्डिंग्स जो उन्होंने बनाई उसमें यूरोपियन स्टाइल डाला ताकि उन्हें एक ऐसी मतलब फीलिंग आ सके कि यार हम दूसरी कंट्री में बट यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं आर्किटेक्चरल स्टाइल है हमारा है। तो आप लोगों को बताना है कि असर्शन एंड रीजन क्या करेक्ट है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो जो रीजन है इस स्टेटमेंट का बिल्कुल सही है। ब्रिटिशर्स ने इसीलिए वहां से मतलब जो ब्रिटेन था वहां से जो यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल बिल्डिंग्स थी उनका जो स्टाइल था वो कॉपी करके बॉम्बे की बिल्डिंग्स में इसीलिए इंक्लूड किया ताकि उन्हें एक फैमिलियर लैंडस्केप मिल सके। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन आप लोगों के पास असर्शन एंड रीजन है। स्टेटमेंट आप लोगों को दी गई है कि हिल स्टेशंस मतलब एक तरह से वो जगह है जहां हम अपनी छुट्टी मनाने जाते हैं। जैसे मेरी क्लोज लोकेलिटी में नैनीताल एक हिल स्टेशन है। तो जो हिल स्टेशन थे वर अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉलोनियल अर्बन डेवलपमेंट। मतलब ये है कि जो कॉलोनियल अर्बन डेवलपमेंट था इंडिया में तो उनमें हिल स्टेशंस बहुत डेवलप किए जाते थे। उसका रीजन ये था आप लोगों को दिया हुआ है कि इन द हिल स्टेशंस ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियंस सॉट टू रिक्रिएट सेटलमेंट्स एंड दैट वर रेमिनिसेंट ऑफ होम। तो उसका रीजन ये दिया हुआ है कि जो हिल स्टेशन थे वहां ब्रिटिश और यूरोपियन जितने भी लोग थे हमारी कंट्री में आए हुए वो लोग एक तरह से सेटलमेंट्स रिक्रिएट करना चाहते थे अपने घर की तरह। मतलब जैसे आप लोगों को ये बात पता होगी कि जो यूरोप में क्लाइमेट था ब्रिटेन में काफी ठंडा क्लाइमेट है, मतलब इंडिया के बराबर वहां गर्मी नहीं होती, तो इसलिए उन्होंने हिल स्टेशन बनाए। लाइक बॉम्बे की मैं बात करूं तो देखिए बॉम्बे में उनको उतना ठंड वाला क्लाइमेट नहीं मिलता जो यूरोप में है, तो एक तरह से अपनी घर वाली फीलिंग लाने के लिए उन्होंने हिल स्टेशन डेवलप किए ताकि वो जो मतलब अपने घर का होता है ना कि वहां बिल्कुल ठंडी होती है ब्रिटेन में, तो इसलिए उन्होंने हिल स्टेशन क्रिएट करे। तो इसका ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो देखिए यही इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए।
इसमें जो असर्शन और रीजन दिया हुआ है दोनों करेक्ट हैं, और जो रीजन है उस स्टेटमेंट का करेक्ट रीजन है। अब देखिए लास्ट ईयर तो इस तरह के क्वेश्चन जो थे असर्शन एंड रीजन, सबका आंसर सेम ही है कि जो असर्शन एंड रीजन है दोनों करेक्ट है एंड जो रीजन है वो भी करेक्ट है। पर हो सकता है आप लोगों का, देखिए अगर आप लोगों का इस साल एग्जाम में आता है या किसी भी साल अगर आप नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों को ये नहीं करना है कि आप बिना देखे बिल्कुल इस तरह के उसमें टिक कराएं, क्योंकि देखिए इस लास्ट ईयर ये दे रखा है, हो सकता है इस साल कोई और कंफ्यूजिंग इसमें क्वेश्चन बना दें, इसका आंसर कुछ और रख दें। तो इसलिए प्लीज क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा और अपनी बुक्स तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, उसमें कहने की ऐसी कोई बात नहीं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए अब हम आते हैं मैच द फॉलोइंग पे। क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द फॉलोइंग टू कॉलम्स करेक्टली। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को उसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो लाइक देखिए सबसे पहले हम मैच कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को ऑप्शन समझाता हूँ। अलबरूनी की हम बात करें तो देखिए ये आया था आपके उज्बेकिस्तान से। एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, मैं भी समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एग्जाम में आपको डायरेक्ट आंसर लिख देना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इब्न बतूता की बात करें तो इब्न बतूता आपके मोरक्को से आए थे, मार्को पोलो इटली से थे, और अब्दुल रजाक समरकंद से थे। देखिए अब यहाँ पर आप लोगों को ए बी सी डी इस तरह से आप लोगों को दिया हुआ है। तो देखिए ये इसकी मैं बात करूं, देखिए इस तरह से समझिए, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इस तरह से कॉलम बने हुए हैं, मतलब कॉलम इन द सेंस कि फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जो ए का आंसर है वो क्या फर्स्ट है। तो देखिए ए का फर्स्ट नहीं है। ए का जो अलबरूनी थे वो फोर्थ उज्बेकिस्तान से आए थे, आप लोग देख सकते हो फोर्थ। तो देखिए सबसे पहले हम ढूंढेंगे फोर्थ कहां पर है, मतलब जो ए है उसका आंसर फोर्थ है। फिर बी, बी का आंसर आप लोग देखोगे सी ऑप्शन में फर्स्ट है, तो सी ऑप्शन में फर्स्ट बिल्कुल सही। तो देखिए और जो थर्ड है, मतलब जो सी ऑप्शन है मार्को पोलो, वो थर्ड से मैच है, बिल्कुल सही। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी। एग्जाम में लिखने को आए तो आप लोगों को सिंपली ये चीज लिख देनी है, और एक बार देख लीजिएगा कि मैच किस तरह से हो रहे, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए इसमें लिस्ट ए और लिस्ट 2 दे रखी है आप लोगों को। लिस्ट ए में आप लोगों को कुछ नाम दिए हुए हैं, आमिल गुजर, मंडल्स, पटवारी, दीवान। और लिस्ट 2 में आप लोगों को बताया गया कि इनका मतलब क्या था। मतलब जैसे ये आमिल गुजार, ये तो इंग्लिश के वर्ड है नहीं, बट इन्हें मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब चीजें हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है डी। अब वो कैसे, वो देख लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। फर्स्ट का बी, फर्स्ट का आपका बी, आमिल गुजार को हम रेवेन्यू कलेक्टर कहते थे। सेकंड का है आप लोगों का सी, मंडल्स, पंचायत हेडमैन इन्हें कहा जाता था। और थर्ड का है आप लोगों का ए, अकाउंटेंट। और दीवान की बात करें तो फोर्थ आपका डी है। देखिए इन क्वेश्चंस के लिए क्या कीजिएगा, जो आपका मतलब मिडिवल के ही ये क्वेश्चंस हैं, मिडिवल हिस्ट्री में आप लोगों का जो पीजेंट, जमींदार, स्टेट एंड किंग्स एंड क्रॉनिकल्स है, वहां पर जो भी आप लोगों के मान लीजिए रेवेन्यू कलेक्टर का नाम उसमें कुछ इटैलिक्स में आमिल गुजार करके दे रखा है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज दे रखी है, लाइक आप लोग देखोगे कि मंडल्स को मंडल्स दिया होगा और ब्रैकेट में आपको पंचायत हेडमैन दिया होगा, दीवान कहीं पर लिखा होगा तो ब्रैकेट में सुपरवाइजर लिखा होगा। तो इन चीजों को जो है वो अंडरलाइन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग है लिस्ट 1 लिस्ट 2। इस साल ये नहीं आएगा, बट हो सकता है कोई और चैप्टर से आपका इसी तरह मैच द फॉलोइंग बन जाए, तो देख लेते हैं इसको भी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे उनके में तो ये इंक्लूड होगा ही। मनुक्की की बात करते तो इटालियन डॉक्टर थे, इटली से आए थे। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर फ्रांस से थे। 6 से ज्यादा बार इंडिया आए थे, एक ज्वेलर थे। दुआर्टे बारबोसा की बात करते पोर्टुगीज थे, और अब्दुल रजाक आपके समरकंद से आए थे। अब हम देखते हैं हमने किस तरह से मैच किया इसको। देखिए फर्स्ट हमने मैच किया बी से, तो अब यहाँ कोड देखिए, फर्स्ट बी, तो यानी ए सही है। पर ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को और ऑप्शंस भी देखने हैं। कई बार क्या होता है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में तो आप लोगों को फर्स्ट का बी कोई और नहीं दिया हुआ है, तो अगर आप लोगों को ये पता है कि मनुक्की इटली से थे, तो आप आंख बंद करके भी इसको एक तरह से आंसर कर लोगे। बट कई बार यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस भी दिए होते हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर फ्रांस से आए थे, सेकंड का सी, जो कि बिल्कुल सही है। और थर्ड दुआर्ते बारबोसा पोर्टुगीज से थे, थर्ड का डी, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आंसर इसका ए होगा। आप लोग देख सकते हो आंसर ए है, और आप लोगों को ये 121, 122 और 137 पेज में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को हमारे तीनों पार्ट्स अब तक पसंद आए होंगे। और एक और चीज मैं कहूंगा आप लोगों से, प्लीज वीडियो देखिए, मैं आप लोगों का रिस्पांस चेक करता हूं एनालिटिक्स में। देखिए फर्स्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस पर काफी अच्छा रिस्पांस था आप लोगों का। पर जो मैंने सेकंड पार्ट उसका डाला, आप लोगों ने उसे देखा ही नहीं। तो देखिए प्लीज ऐसा मत कीजिए, कोई फालतू वीडियो नहीं है, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है। आप लोगों को लग जरूर रहा होगा यार, बिल्कुल लगता है, क्योंकि यार एक तो हमारे स्कूल नहीं चल रहे हैं, घर पे बैठ कर डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी होती हैं कि यार क्या पढ़ें क्यों पढ़ें, ये चीजें एग्जाम होंगे नहीं होंगे। तो देखिए प्लीज पढ़ लीजिए, एग्जाम होंगे नहीं होंगे, कोरोना खत्म होगा नहीं होगा, ये आपके हाथ में नहीं है, पर आपके हाथ में अपनी पढ़ाई है, आप उसको कंप्लीट अप टू डेट रखिए।
और एक और चीज कहूंगा कि प्लीज लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जितना आप ज्यादा करोगे उतनी जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू।